नमस्कार। जैसा कि हम जानते हैं इस समय आदर्श विद्या मंदिर में ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। उसी में मैं आज फिर से आपके सामने हाजिर हूँ हिंदी का एक और नया प्रकरण लेकर, जो कि हम आम बोलचाल में इसका प्रयोग भी करते हैं और इसका रोज प्रयोग किया जाता है। जैसे एक उसका मैं नाम बता देता हूँ पहले, भाषा। भाषा मैं आपसे बोल रहा हूँ, भाषा। भाषा क्या है, इसी पे आज अपने चर्चा करेंगे कि भाषा क्या है, किसे कहते हैं, कितने रूप होते हैं, उन रूपों की परिभाषाएं क्या होती है, उस पे सब पे आज हम जिक्र करेंगे। भाषा, भाषा अर्थात विचारों का आदान प्रदान। मैं आपसे विचारों का आदान प्रदान कर रहा हूँ, मेरी भाषा है, बस इसे ही भाषा कहते हैं। इससे छोटा सा एक शब्द आता है, मनोविज्ञान में हम इसका बहुत काम में लेते हैं, उसको कहते हैं संप्रेषण। मनोवैज्ञानिक शब्द है लेकिन इसका बहुत काम प्रयोग होता है इसमें। हिंदी में संप्रेषण का अर्थ क्या है, विचारों का आदान प्रदान। संप्रेषण इसका अर्थ है विचारों का आदान प्रदान। विचारों का आदान प्रदान, जिसे हम भाषा कहते हैं। अब देखिए, विचारों का आदान प्रदान, मैं आपसे विचारों का आदान प्रदान कर रहा हूं किस तरीके से, बोलकर। अर्थात भाषा का एक रूप होता है मौखिक, जिसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। मैं आपसे विचारों का आदान प्रदान कर रहा हूं बोलकर, अर्थात मौखिक भाषा। तो देखिए, अपने आप निकलेंगे सारी चीजें, आप अपने आप ही। मैं आपसे बोलता जाऊंगा और आप तुरंत उसका जवाब देते जाओगे कि कौन कौन से भाषा के प्रकार होते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा भाषा संप्रेषण, विचारों का आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान हो रहा है। तो इसी में भाषा के प्रकार, भाषा के प्रकार, जिसमें सबसे पहले आता है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा जो अभी मैं आपसे बोल रहा हूं, अर्थात अपने विचारों को बोलकर प्रकट करना। मौखिक भाषा अपने विचारों को बोलकर प्रकट करना, वो होती है मौखिक भाषा। आप देखते भी हैं कक्षा 6 और 7 में अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षाओं से पहले मौखिक ली जाती है। तो मौखिक कैसे होती है, आप अपने प्रश्नों के उत्तर हमें बोलकर बताते हैं, वो मौखिक भाषा। आप मौखिक दे रहे हैं, कोई मौखिक भाषा है। तो अपने विचारों को बोलकर व्यक्त करना, वो होती है मौखिक भाषा। ठीक है। अब देखिए, धीरे धीरे आपको याद आ रहा है, आपने इस चीज को पढ़ा भी है। भाषा किसे कहते हैं, भाषा कितने प्रकार की होती है, कितने भेद होते हैं, कौन कौन सी होती है, सबकी भाषा परिभाषाएं भी आपको पता है। अब देखें धीरे धीरे, दूसरा मौखिक के बाद लिखित। लिखित भाषा, इसकी परिभाषा कि जब हम अपने विचारों को लिखकर व्यक्त करें, वो होती है लिखित भाषा। मौखिक की भाषा परिभाषा मैंने आपको बताई थी कि जब हम अपने विचारों को बोलकर व्यक्त करें, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं, तो अर्थात मेरी जो भाषा है मौखिक। लेकिन अब मैं आपको लिख के भी दिखा रहा हूं, भाई विचारों का मैं आदान प्रदान कर रहा हूं, लेकिन अब मैं लिख के, अर्थात लिखित भाषा। तो लिखित भाषा की परिभाषा कि जब हम अपने विचारों को लिखकर व्यक्त करते हैं, वो होती है लिखित भाषा। ठीक है। ये अपने जो दो भाषा के प्रकार हैं, ये मुख्य रूप से प्रकार है, हम इनका रोज प्रयोग करते हैं, मौखिक के रूप में, लिखित के रूप में। लेकिन आजकल एक तीसरा प्रकार और इसका आ गया है, जिसको कहते हैं हम सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा। अब देखिए, सांकेतिक अर्थात जब हम अपने विचारों को संकेतों के माध्यम से व्यक्त करें। कई बार होता है ना, अपने देखते हैं कि कक्षा में बैठे हैं और आचार्य जी ने चुप रहने के लिए कहा, लेकिन फिर भी हम चारों ओर देखकर अपने धीरे धीरे विचारों को अपने आंखों से, अपने हाथों से, हाव भाव से व्यक्त करते हैं। वो होता है सांकेतिक भाषा।
कि जब कोई बालक बोल नहीं पाता है तब वह अपने विचारों को किस प्रकार व्यक्त करेगा? सांकेतिक भाषा से। इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको फिर देता हूं। अपने घर में छोटे बच्चे होते हैं, वो बच्चे जो बोल नहीं सकते हैं, तो वो अपनी जो प्रतिक्रियाएं करते हैं, वो अपना जो अपनी भाषा को व्यक्त करने का प्रयास करते हैं, वो होती है संकेतों से। वो संकेत करेंगे कि पानी, वो संकेत करेंगे इधर, संकेत करते हैं, उसको कहते हैं सांकेतिक भाषा। तो भाषा का ये जो तीसरा रूप है, ये हम प्रयोग में तो लेते हैं, लेकिन ये मुख्य रूप से नहीं आता। मुख्य रूप से इसके दो ही प्रयोग हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। लेकिन आधुनिक हिंदी में सांकेतिक भाषा का भी प्रयोग होने लगा है। इसलिए अब देखें, भाषा, सबसे पहले मैंने आपको कहा था अपने विचारों का आदान प्रदान। उसके लिए एक शब्द आता है संप्रेषण, मनोवैज्ञानिक शब्द है, बहुत प्रचलित शब्द है। संप्रेषण का अर्थ होता है विचारों का आदान प्रदान। ठीक है, अब आगे हम चले कि भाषा के प्रकार। काफी बार अपने पढ़ भी चुके हैं, लेकिन फिर से इसका कर लेते हैं। भाषा के प्रकार 3 प्रकार, मुख्य रूप से 2 प्रकार। पहला मौखिक भाषा, जब हम अपने विचारों को बोलकर व्यक्त करें। दूसरा लिखित भाषा, जब हम अपने विचारों को लिखकर व्यक्त करें। और तीसरा है सांकेतिक भाषा, कि जब हम अपने विचारों को संकेतों के द्वारा व्यक्त करें। इस प्रकार भाषा के 3 रूप होते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, कि कई बार एक शब्द आता है बोली। बोली, बोली शब्द आता है। बोली क्या होता है? ये जो चीज है, ये एक क्षेत्र विशेष में बोली जाती है। पूरे भारत की बोली एक नहीं है, एक क्षेत्र विशेष में जो भाषा हम प्रयोग करते हैं उसे बोली कहते हैं। एक क्षेत्र विशेष में हमने देखा है कि हम जब सरदार सर से जब हम आगे जाते हैं, जैसे सुजानगढ़ गए, बीकानेर गए, वहां की भाषा चेंज हो गई, बदल गई। वो भाषा चेंज नहीं होती है, भाषा नहीं बदलती है, बोली बदल जाती है। कहा भी गया कि 5 कोस पर पानी बदले, कोस कोस पर पानी बदले, 5 कोस पर वाणी। वाणी अर्थात बोली। कोस कोस पर पानी बदले और 5 कोस पर वाणी। ये कहते हैं कि कोस कोस पर तो पानी बदल जाता है। जैसे हम यहाँ हैं, यहाँ से आगे जाएंगे रतनगढ़, पानी बदल गया। रतनगढ़ से सुजानगढ़ जाएंगे, फिर पानी बदल गया। पानी बदलता जाता है। और जहाँ जैसे जैसे हम यहाँ सुजानगढ़ जाएंगे तो वहाँ की जो बोली है अलग हो गई। भाषा अलग नहीं होती, बोली अलग होती है। बोली को हम उपभाषा भी कह सकते हैं, उपभाषा। ठीक है, बोली को हम उपभाषा भी कहते हैं। अब बोली क्या है? एक क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली जो भाषा है उसे हम बोली कहते हैं, उसे हम उपभाषा भी कहते हैं। छोटा सा इसमें एक और चीज बता देता हूँ। भाषा हमने पढ़ ही रखा है, भाषा अपने चल भी रहा है, भाषा को अपने कर भी लिया, अब आगे बोली भी हो गई। अब देखें, हमारी जो भाषा है राजकीय, अपने जो भारत की राजकार्य की जो भाषा है, राजकार्य भाषा भारत की कौन सी है? हिंदी। अब यहाँ पे एक छोटा सा प्रश्न आ जाता है आपकी तरफ से कि आचार्य जी ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हमने अंग्रेजी का भी सुना, हमने पंजाबी का भी सुना, हमने तमिल का भी सुना। बिल्कुल बिल्कुल आपने ऐसा सुना है और ऐसा है भी। क्यों? क्योंकि राजकार्य की भाषा हिंदी है वो सभी राज्यों में नहीं है। कुछ राज्यों ने अपनी जो भाषा थी, अर्थात उन राज्यों की जो राज्य भाषा थी, उसी को ही राजकार्य में उन्होंने प्रयोग करना शुरू कर दिया। जैसे पंजाब है, पंजाबी है, तेलुगु है, वहां उनकी उसी कार्य में राजकार्य जो होता है वो तेलुगु में होता है। अपने कुछ राज्य ऐसे हैं जहां का जो राजकार्य है वो अंग्रेजी में होता है। विडंबना देखें कि आज हम एक हिंदी भाषा भाषी देश में रहते हैं, लेकिन हमारे देश में भी अनेक भाषाएं प्रयोग की जाती है। इसीलिए अपनी जो राजकार्य भाषा है वो है हिंदी। ठीक है, और हम प्रतिवर्ष हिंदी दिवस भी मनाते हैं। कुछ चीजें हैं वो आप जरूर नोट करें। प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाते हैं, वो आता है हर साल 14 सितंबर। अब फिर से एक प्रश्न आ गया कि हमने सुना 14 सितंबर को हिंदी दिवस है, लेकिन कौन से सन में, हमें कौन से सन में हिंदी को राजकार्य भाषा का दर्जा दिया गया था? बिल्कुल
14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1949 को हम प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाते आ रहे हैं। अर्थात 1949 से हम प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मना रहे हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अपने देखते हैं कि हिंदी भाषा की जो लिपि है, हिंदी भाषा की जो लिपि है वो कौन सी है। गौर करें, हिंदी भाषा की लिपि, कई बार ये शब्द आ जाता है, हम क्या करते हैं कि इसको लिपि को ना समझते नहीं। क्या है लिपि? क्या है? चिन्ह है। जो कोई भी अपने वर्ण लिखते हैं ना, वो चिन्ह जो होते हैं वो लिपि है। तो अपने जो हिंदी भाषा की जो लिपि है बहुत प्रसिद्ध है, देवनागरी नाम से ही, क्योंकि हिंदी भाषी है हम, और हमें जब हमारी लिपि का पता नहीं होगा तो फिर कैसे काम। इसलिए ये जो कुछ चीजें हैं, बोली, उपभाषा, राजकार्य भाषा, हिंदी दिवस, हिंदी भाषा की लिपि, देवनागरी, ये जो चीज है ये आप जरूर अपने अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लेना। ठीक है, और इससे पहले मैंने आपको जो बताया वो भी कर लेना। अब आपको जो कार्य करना है वो ध्यान करिए कि हिंदी भाषा की जो लिपि आ गई वो तो देवनागरी है, लेकिन अन्य जो भाषाएं हैं जैसे पंजाबी, अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु, इन भाषाओं की जो लिपियां हैं वो कौन कौन सी है, इसका आप अभ्यास अपनी अभ्यास पुस्तिका में करोगे। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें आपके व्याकरण की किताबों में दी हुई है, आप उनको पढ़ें और उनसे आप जानकारी प्राप्त करें कि पंजाब की जो, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, पंजाबी भाषा है उसकी जो लिपि है वो गुरुमुखी। ठीक है, इसी तरह से जैसे हिंदी की हो गई देवनागरी, पंजाबी भाषा की हो गई गुरुमुखी, इसी तरह आप अन्य जो लिपियां हैं उनको भी आप खोज कर और अपनी अभ्यास पुस्तिका में जरूर से लिख लें, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये हमें आगे बड़ी काम की आती है। जैसे जैसे बड़ी क्लासों में जाते हैं हम इन चीजों को भूलते जाते हैं। ठीक है, तो अभी तक मैंने आपको जो कार्य करवाया है वो आप निश्चित रूप से अपने अभ्यास पुस्तिकाओं में, हिंदी व्याकरण की अभ्यास पुस्तिका में जरूर से लिख लेंगे। धन्यवाद।